बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर नाम का एक राज्य था। वहाँ के राजा वीर बहादुर थे। वे एक दयालु राजा थे। राजा वीर बहादुर की पुत्री थी जिसका नाम राजकुमारी रूपवंती था। रूपवंती बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता के चर्चे आसपास के राज्यों में तक फैले हुए थे। एक दिन राजा वीर बहादुर अपनी पत्नी रानी कौशल्या से बोला, महारानी जी, हमारी पुत्री रूपवंती अब विवाह के योग्य हो गई है। महारानी ने कहा, जी महाराज, आप बिल्कुल सही कहते हैं। उसकी सुंदरता के चर्चे आसपास के राज्यों तक फैले हुए हैं। महारानी, हम अपनी पुत्री रूपवंती का विवाह एक सुंदर और वीर राजकुमार से करेंगे और इतनी धूमधाम से करेंगे कि हमारी पुत्री के विवाह के समारोह एकदम यादगार हो। किंतु महाराज, मुझे लगता है कि एक बार हमें अपनी पुत्री से पूछ लेना चाहिए। महारानी, आप क्या कहना चाहती हैं? यही कि आखिर हमारी पुत्री किस राज्य में किस राजकुमार से विवाह करना चाहती है। ठीक है महारानी जी, आप सही कह रही हैं। मैं अभी इसी वक्त रूपवंती से बात करता हूँ। इतना बोलकर राजा वीर बहादुर रूपवंती के कक्ष में गए और रूपवंती की ओर देखकर बोला, पुत्री, अब तुम विवाह के योग्य हो गई हो। अगर तुम्हारे मन में कोई भी राजकुमार हो तो तुम मुझे बेझिझक बता सकती हो। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमारी रूपवंती शर्माती हुई बोली, पिताजी, आप जिससे मेरा विवाह तय करेंगे मैं उसी के साथ विवाह करूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? पिताजी, मैं विवाह उसी के साथ करूंगी जिसने विचित्र नील नगरी को अपनी आंखों से देखा हो। यह सुनकर राजा बुरी तरह से आश्चर्यचकित में पड़ गया। यह तुम कैसी बातें कर रही हो राजकुमारी? इस तरह की नगरी के बारे में तो मैंने भी आज तक नहीं सुना। पिताजी, पिछले कुछ समय से मैंने अपने सपने में एक विचित्र नील नगरी को देखा है, जो बहुत सुंदर नगरी है। जब भी सपने में मैं अपने आप को नील नगरी के राज्य में पाती हूँ तो मुझे वह सपना बिल्कुल वास्तविक लगता है और मुझे विश्वास है कि इस तरह की नील नगरी इस दुनिया में कहीं ना कहीं मौजूद है। देखो पुत्री, मैं तुम्हारे सपने का सम्मान करता हूँ, परंतु अगर इस तरह की नगरी संसार में नहीं हुई तो क्या तुम कभी विवाह करोगी? अपने पिता की बात सुनकर राजकुमारी अटल अंदाज में बोली, नहीं पिताजी, तो फिर मैं विवाह कभी नहीं करूँगी। मैं विवाह केवल उसी व्यक्ति के साथ करूँगी जिसने विचित्र नील नगरी को देखा हो, फिर चाहे वह राजकुमार हो या फिर कोई आम नागरिक। अपनी पुत्री की बात सुनकर महाराज उसके कक्ष से बाहर आ गया। वह जानता था कि उसकी पुत्री बहुत ही जिद्दी है। फिर महाराज तुरंत अपने मंत्री के पास जाकर उसे सारी घटना बताते हुए बोला, तुम जानते हो कि राजकुमारी कितनी जिद्दी है। मंत्री ने कहा, इस बात को तो सारा राज्य जानता है महाराज। महाराज ने कहा, तो फिर जाओ, जाकर आसपास के राज्यों में ऐलान करवा दो और हमारे राज्य के आम नागरिकों में भी यह ऐलान करवा दो कि जिसने भी विचित्र नील नगरी को अपनी आंखों से देखा हो वह सीधा मेरे महल में आ जाए। मैं अपनी पुत्री का विवाह उस व्यक्ति से कर दूंगा। मंत्री बोला, यह कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? राजकुमारी की शर्त बेतुकी है। महाराज क्रोधित होते हुए बोले, अपनी जुबान को लगाम दो मंत्री जी। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मेरी पत्नी की वर्षों से कोई संतान नहीं हुई थी। राजकुमारी रूपवंती को एक साधु ने हमें भेंट स्वरूप दिया था। जब राजकुमारी छोटी थी तब से हमने उसकी हर जिद पूरी की है। हम उसकी यह जिद भी पूरी करेंगे। हम उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। अब महाराज का आदेश सुनकर मंत्री ने ऐसा ही किया। कुछ ही दिनों में यह खबर आसपास के राज्यों में जंगल की आग की तरह फैल गई। परंतु सभी राजकुमारों ने विचित्र नील नगरी के नाम से अपने हाथ खड़े कर लिए, क्योंकि उन सब ने उस नगरी को देखना तो बहुत दूर की बात, उस नगरी का कभी नाम तक नहीं सुना था। राजा वीर बहादुर के राज्य में भी यह चर्चा जोरों शोरों पर थी। चंदनपुर राज्य में ही अर्जुन नाम का सुंदर नौजवान व्यापारी भी रहा करता था।
अर्जुन दूसरे राज्य से अपने घर पर आया ही था कि तभी उसकी माँ उसे बोली, बेटा, पहले तो तू व्यापार के सिलसिले में जब इस राज्य से बाहर जाता था तो कुछ दिनों में लौट आता था, लेकिन अब तो तुझे लौटने में महीनों का समय लग जाता है। माँ, व्यापार धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पिता के व्यापार को अपने देश के अलावा विदेश में भी स्थापित करूँ। तेरे पिताजी भी बिल्कुल तेरी तरह थे। अच्छा, वो सब बातें छोड़। देख, मुझसे बुढ़ापे में सब घर का काम नहीं होता। आप चिंता क्यों करती हो माँ? मैं घर पर नौकरानी रख लेता हूँ। अरे बुद्धू, मेरा कहने का मतलब है कि तू विवाह करके बहू का घर ले आ। बहू जब घर आ जाएगी तो उससे बातें करने में मेरा समय भी कट जाएगा। यह सुनते ही अर्जुन जोर से हंसने लगा और बोला, अच्छा माँ, जब मैंने राज्य में प्रवेश किया तब मैंने एक अजीब खबर सुनी। कैसी खबर बेटा? मैंने सुना है कि राजा वीर बहादुर की पुत्री रूपवंती ने विवाह के लिए एक शर्त रखी है। शर्त के अनुसार जिसने भी विचित्र नील नगरी को देखा है वह उसी के साथ विवाह करेंगी। हाँ हाँ, तूने बिल्कुल सही सुना है। मुझे नहीं पता था कि महाराज की पुत्री एक मूर्ख लड़की होगी, क्योंकि इस तरह की नगरी तो है ही नहीं। उसे जीवन भर कुंवारी ही रहना पड़ेगा। हाँ माँ, यही तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। माँ, जब इस तरह की नगरी है ही नहीं तो क्यों ना मैं ही राजकुमारी से विवाह कर लूँ। मैं उनसे बोल दूँगा कि मैंने उस नगरी को देखा है। इतना सुनकर अर्जुन की माँ डर गई। नहीं बेटा, यह तो धोखा होगा। अरे माँ, कोई धोखा नहीं होगा। माँ, इसी बहाने आपको राजकुमारी बहू भी तो मिल जाएगी ना। और वैसे भी मैंने राजकुमारी की सुंदरता के चर्चे बहुत सुने हैं। फिर अगले दिन अर्जुन राजमहल में पहुंचकर एक सैनिक से बोला, महाराज से जाकर कहो मैंने विचित्र नील नगरी को देखा है। यह सुनकर सैनिक बुरी तरह से आश्चर्य में पड़ गया और दौड़ता हुआ अपने महाराज के पास जाकर बोला, महाराज, महल के बाहर एक सुंदर नौजवान खड़ा है जो कह रहा है कि उसने विचित्र नील नगरी को देखा है। यह सुनकर महाराज और उसकी पुत्री बुरी तरह से चौंक पड़े। महाराज ने सैनिक से कहा, जाओ, जाकर उस युवक को तुरंत यहाँ पर लेकर आओ। कुछ देर में अर्जुन महाराज और राजकुमारी के सामने उपस्थित हुआ था। राजकुमारी रूपवंती अर्जुन की ओर देखकर बोली, क्या तुमने वास्तव में विचित्र नील नगरी को देखा है? अर्जुन बोला, हाँ राजकुमारी जी, मैंने उस नगरी को अपनी आंखों से देखा है। तो मुझे बताओ, उस नगरी का द्वार किस रंग का है? राजकुमारी, उस नगरी का द्वार नीले रंग का है और वहाँ आसपास नीले रंग की किरणें ही फैली रहती हैं। यह सुनकर राजकुमारी बुरी तरह से क्रोधित होते हुए बोली, तुम झूठे हो, मक्कार हो। विचित्र नील नगरी ऐसी नहीं है और सच तो यह है कि विचित्र नील नगरी का कोई द्वार ही नहीं है। यह सुनकर महाराज बुरी तरह से क्रोधित होकर अपने सैनिकों की ओर देखकर बोले, इस झूठे मक्कार नौजवान को धक्के देकर महल के बाहर फेंक दो। सैनिकों ने तुरंत अर्जुन को महल से बाहर फेंक दिया। अर्जुन अपने कपड़ों से धूल झाड़ता हुआ अपने आप से बोला, आज तो बहुत ही ज़्यादा अपमान हो गया। अगर यह बात माँ को पता लग गई तो वह मेरे बारे में क्या सोचेंगी, और अगर यह बात किसी और को पता लगी तो सारे राज्य के लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। अब तो बात मेरे आत्मसम्मान की है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं विचित्र नील नगरी में घूम कर आऊँगा और राजकुमारी रूपवंती से विवाह करूँगा, उसे अपनी पत्नी बनाकर ही घर लौटूंगा। इसके लिए मुझे घने जंगल में तपस्या कर रहे साधु महाराज की मदद लेनी होगी, जिनके बारे में अक्सर मेरी माँ मुझे बताया करती है। इतना बोलकर अर्जुन अपने घोड़े पर बैठकर घने जंगल की ओर निकल पड़ा। वह काफ़ी देर तक अपने घोड़े को घने जंगल के अंदर दौड़ा रहा था। जब अर्जुन बहुत ज़्यादा थक गया तो अपना घोड़ा रोककर वह अपने आप से बोला, आखिर साधु महाराज है कहाँ? वो नज़र क्यों नहीं आ रहे? तभी अर्जुन की नज़र एक घने वृक्ष के नीचे पड़ी। वृक्ष के नीचे
एक साधु बैठे थे। अर्जुन तुरंत साधु महाराज के पास गया। साधु ने अर्जुन की ओर देखकर कहा, देखने में तो तुम एक व्यापारी लगते हो। तुम्हारे जैसे व्यापारी का इस जंगल में क्या काम? अर्जुन सारी घटना बताते हुए साधु से बोला, साधु महाराज, मुझे बस विचित्र नील नगरी का पता लगाना है। आप मेरी सहायता कीजिए। मुझे बताइए कि यह विचित्र नील नगरी कहाँ है। अर्जुन की बात सुनकर साधु पूरी तरह से चौंक गए और बोले, इस तरह की नगरी के बारे में तो मैंने कभी सुना ही नहीं, तो फिर मैं कैसे बता सकता हूँ कि वह इस संसार में कहाँ है। मुझे लगता है कि राजकुमारी को विवाह नहीं करना, इसलिए वह इस तरह की शर्त रख रही है। नहीं साधु महाराज, मैंने राजकुमारी के चेहरे को बहुत गौर से देखा है। मुझे उनके चेहरे पर सच्चाई नजर आ रही थी। मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह की नगरी इस संसार में कहीं ना कहीं तो ज़रूर है। अर्जुन की बात सुनकर साधु महाराज बहुत गहरी सोच में डूबते हुए बोले, इस जंगल के अंदर एक मायावी जंगल है। कहते हैं उस जंगल में मायावी प्राणी रहते हैं जो इंसानों की आवाज़ में बातें करते हैं। उस मायावी जंगल में एक साधु का वास है। अगर विचित्र नील नगरी का कोई पता बता सकता है तो केवल वही साधु महाराज बता सकते हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, उस मायावी जंगल में आज तक तो जो कोई भी गया है वह जीवित बचकर वापस नहीं आया। अर्जुन बोला, साधु महाराज, बात मेरे आत्मसम्मान की है और मैं अपने आत्मसम्मान के लिए बड़े से बड़ा खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूँ। अगर मुझे विचित्र जादुई नील नगरी का पता उस मायावी जंगल में जाकर पता लगाना होगा तो मैं अपनी जान हथेली पर लेकर उस मायावी जंगल में ज़रूर जाऊंगा। इतना कहकर अर्जुन अपने घोड़े पर बैठकर उस मायावी जंगल की ओर चल दिया। अर्जुन शाम तक अपना घोड़ा दौड़ा रहा था। जब उसका घोड़ा थक गया तब अर्जुन ने अपना घोड़ा एक पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। तभी उसकी नज़र एक सुंदर हिरनी पर पड़ी। अर्जुन ने देखा कि एक लंबा और काला सर्प हिरनी को डसने के लिए बैठा हुआ था। अर्जुन को ना जाने क्यों उस हिरनी को देखकर बड़ा ही तरस आ गया। अर्जुन ने तुरंत ही अपनी तलवार निकाली। उसके बाद अर्जुन सर्प के ऊपर वार करने ही वाला था कि तभी वह सर्प अर्जुन की ओर देखकर इंसानी आवाज़ में बोला, तुम मुझे नहीं मार सकते। अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम स्वयं भी जीवित नहीं बचोगी। सर्प के मुंह से इंसानी आवाज़ सुनकर अर्जुन बुरी तरह से चौंक पड़ा। तुम तो सर्प हो और सर्प इंसानों की आवाज़ में बात नहीं करते। सर्प ने फिर कहा, तुम मायावी जंगल के अंदर हो। अर्जुन अपने मन में बोला, हाँ समझ गया, इसका मतलब साधु महाराज ने सही कहा था। इतना सोचकर अर्जुन सर्प से बोला, इस हिरनी को छोड़ दो। सर्प बोला, नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। मैं इसे केवल एक ही शर्त पर छोड़ सकता हूँ। कैसी शर्त? इसके बदले मैं तुम्हें डसूंगा। फैसला तुम्हारे हाथों में है। सर्प की बात सुनकर अर्जुन गहरी सोच में डूबते हुए बोला, माँ कहती है मनुष्य का जीवन अगर किसी प्राणी या किसी इंसान के काम आए तो यह उसके लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे मंजूर है। अर्जुन ने इतना कहा ही था कि तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ वह सर्प एक साधु में परिवर्तित हो गया। यह देखकर अर्जुन आश्चर्यचकित रह गया। साधु अर्जुन की ओर देखकर बोला, ना जाने कितने मनुष्य यहाँ पर आए और इस परीक्षा में असफल हुए और मौत की गोद में समा गए। तुम पहले मनुष्य हो जो इस परीक्षा में पास हुए हो। बोलो युवक, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? अर्जुन साधु महाराज को सारी घटना बताते हुए बोला, मुझे उस विचित्र नील नगरी का पता जानना है। साधु रहस्यमय अंदाज में अर्जुन की ओर देखते हुए बोला, यह मायावी जंगल है। इस जंगल के अंदर चले जाओ, तुम अपनी सही जगह पर पहुंच जाओगे। परंतु एक बात याद रखना, अपनी कदम बहुत संभाल कर रखना। यहाँ की ज़मीन कब नदी बन जाए और नदी कब ज़मीन बन जाए कुछ पता नहीं होता। और हाँ, तुम्हें यहाँ से अपना सफ़र पैदल ही तय करना होगा। तुम्हारा घोड़ा इससे आगे नहीं जा सकता।
मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अर्जुन साधु का आशीर्वाद लेकर पैदल ही आगे की यात्रा की ओर चल पड़ता है। अर्जुन जंगल में घूम ही रहा था कि अचानक वह डूबने लगा। अर्जुन बुरी तरह से घबराते हुए अपने आप से बोला, यह क्या हो रहा है? मैं कैसे डूब सकता हूँ? अर्जुन ने अपनी नज़र जैसे ही ज़मीन पर दौड़ाई तो उसने देखा कि वह एक नदी के ऊपर था। अर्जुन उस नदी से बाहर निकलने के लिए अपने पैर फड़फड़ाने लगा, मगर नदी का पानी अर्जुन को पूरी शक्ति से नीचे की ओर खींच कर ले जा रहा था। अर्जुन नदी के अंदर बेहोश हो गया। अगले ही पल जब अर्जुन की आंख खुली तो उसने अपने आप को एक बहुत ही सुंदर राज्य में पाया, जहाँ पर दो सैनिक खड़े थे, जिनके शरीर तो इंसान के थे, परंतु उनके चेहरे शेरों के थे। उनमें से एक सैनिक अर्जुन की ओर देखकर बोला, तुम तो कोई मनुष्य हो, तुम विचित्र नील नगरी में कैसे आए? तभी दूसरा सैनिक पहले सैनिक से बोला, इसे महाराज के पास ले जाना चाहिए। अब दोनों सैनिक अर्जुन को पकड़कर एक महल के अंदर ले गए। महल के अंदर एक मनुष्य जैसा दिखने वाला राजा खड़ा हुआ था, जो अर्जुन को देखकर चौंकता हुआ बोला, तुम तो एक मनुष्य हो, भला तुम विचित्र नील नगरी में कैसे आ गए? अर्जुन सारी घटना बताते हुए बोला, मुझे केवल इतना याद है कि मैं नदी में बेहोश हो गया था, उसके बाद मेरी आंख यहाँ पर खुली है। अर्जुन की बात सुनकर राजा रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, तुम जिस नदी में डूबे थे उस नदी में हमारी जादुई दुनिया का द्वार खुलता है। अर्जुन बोला, आपकी जादुई दुनिया का द्वार? मैं कुछ समझा नहीं। राजा ने कहा, तुम जिस नदी की बात कर रहे हो वह पृथ्वी लोक में बहती है, परंतु इस समय तुम विचित्र नील नगरी में हो, जो कि तुम्हारी पृथ्वी पर नहीं है, बल्कि यह एक अलग लोक है। इसके बारे में केवल कुछ साधु ही जानते हैं। हम तुम्हारा बरसों से इंतज़ार कर रहे थे। मनुष्य, तुम ही हो जो हमारी पुत्री को श्राप से मुक्ति दिला सकते हो। हमें अपनी पुत्री को देखे हुए बरसों बीत चुके हैं। यह सुनकर अर्जुन बुरी तरह से चौंक पड़ा। तभी अर्जुन की महल में बनी हुई एक बहुत सुंदर मूर्ति पर पड़ी। अर्जुन उस मूर्ति को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। अरे, यह मूर्ति तो राजकुमारी रूपवंती की है। इतना बोलकर अर्जुन उस मूर्ति की ओर बढ़ गया। अर्जुन ने जैसे ही उस मूर्ति को स्पर्श किया, अचानक वह बेहोश हो गया। अगले ही पल उसकी आंख राजा वीर बहादुर के महल के बाहर खुली। यह देखकर अर्जुन आश्चर्यचकित रह गया। क्या मैंने जो देखा था वो सपना था या वास्तविक था? नहीं नहीं, वो सपना नहीं, हकीकत था। मैंने जैसे ही उस मूर्ति को हाथ लगाया, अचानक से मैं बेहोश हो गया। अर्जुन तुरंत महल के अंदर की ओर दौड़ा और एक सैनिक से बोला, सुनो, महाराज से कहो कि मैंने विचित्र नील नगरी को देखा है। कुछ देर बाद अर्जुन महाराज और उसकी पुत्री राजकुमारी रूपवंती के सामने उपस्थित हुआ था। महाराज ने कहा, तो तुम वही हो जिसे हमने धक्के देकर महल से बाहर निकाला था। राजकुमारी बोली, लगता है तुम फिर झूठ बोलकर मुझसे विवाह करने के इरादे से आए हो। अर्जुन बोला, नहीं राजकुमारी जी, पहली बार मैंने सच में झूठ बोला था, परंतु इस बार मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। मैं विचित्र नील नगरी को होकर आया हूँ। राजकुमारी ने कहा, तो फिर बताओ मुझे, वो कैसी दिखती है? अर्जुन बोला, राजकुमारी जी, विचित्र नील नगरी का राजा बिल्कुल इंसानों की तरह है, परंतु वहाँ के वासी आधे जानवर है और आधे मनुष्यों की तरह है। यह सुनकर राजकुमारी बुरी तरह से चौंक पड़ी और अपने पिता की ओर देखकर बोली, पिताजी, यह बिल्कुल सही कह रहा है। समय आ गया है पिताजी, मेरा विचित्र नगरी जाने का। महाराज बोले, पुत्री, यह तुम क्या कह रही हो? राजकुमारी बोली, पिताजी, जिस सच को आपने वर्षों से मुझसे छुपाया, मैं उस सच को जान गई हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं आपकी पुत्री नहीं हूँ, परंतु आप यह नहीं जानते कि मैं चंदनपुर की राजकुमारी नहीं, बल्कि विचित्र नील नगरी की राजकुमारी हूँ। राजकुमारी रूपवंती ने इतना कहा ही था कि तभी
रंग बिरंगी किरणों के साथ वहाँ पर एक साधु प्रकट हो गया। वह वही साधु था जिसने राजा वीर बहादुर को वर्षों पहले राजकुमारी रूपवंती को भेंट किया था। उस साधु को देखकर राजा बुरी तरह से चौंक पड़ा। साधु रहस्यमय अंदाज में राजा से बोला, तुम्हारी पुत्री सही कह रही है राजन। राजा ने कहा, मैं अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ साधु महाराज। जहाँ तक मैं जानता हूँ, राजकुमारी रूपवंती केवल कुछ महीनों की थी जब आपने इसे मुझे सौंपा था। मैंने इसकी परवरिश की, यह मेरे सामने बड़ी हुई। फिर यह विचित्र नील नगरी की राजकुमारी कैसे हो सकती है? साधु ने कहा, विचित्र नील नगरी एक बहुत ही सुंदर नगरी है। बहुत ही ज्ञानी साधु उस नगरी में तपस्या करने के लिए जाते हैं। विचित्र नील नगरी पृथ्वी लोक से अलग दूसरे जादुई लोक में है। वर्षों पहले मैं उस विचित्र नगरी में एक दिन तपस्या कर रहा था कि तभी नील नगरी की राजकुमारी ने मेरी तपस्या भंग कर दी। मुझे अत्यधिक क्रोध आ गया और मैंने उसको श्राप दे दिया। श्राप के लगते ही राजकुमारी रूपवंती पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित हो गई। यह देखकर राजकुमारी का पिता फूट फूट कर रोने लगता है। मुझे उस पर दया आ गई। तब मैंने उससे कहा कि उसकी पुत्री रूपवंती मनुष्य के रूप में पृथ्वी लोक पर एक बहुत गरीब परिवार के यहाँ जन्म लेगी। दुर्भाग्यवश जब राजकुमारी रूपवंती 1 वर्ष की हुई तो इसे जन्म देने वाली स्वर्ग सिधार गई। तब मैंने इसे तुम्हें भेंट में दे दिया। जब रूपवंती 20 वर्ष की हुई तब उसे अपने पूर्वजन्म की सारी बातें याद आ गई। राजकुमारी रूपवंती उसी नील नगरी की राजकुमारी है। यह उसका दूसरा जन्म है और यह विचित्र नील नगरी में अपने माता पिता से मिलने तभी जा सकती है जब कोई ऐसा मनुष्य जिसने अपनी आंखों से नील नगरी को देखा हो, वह रूपवंती से विवाह करेगा। ऐसा करते ही रूपवंती के अंदर विचित्र नील नगरी की जादुई शक्तियां आ जाएंगी और वो आसानी से अपने लोक पर वापस जा सकती है। इतना बोलकर साधु वहां से गायब हो गया। राजा वीर बहादुर ने राजकुमारी रूपवंती का विवाह धूमधाम से अर्जुन से संपन्न कर दिया और रोते हुए अपनी पुत्री रूपवंती की ओर देखकर बोला, तुम्हें तुम्हारे पूर्वजन्म की बातें याद आ गई हैं राजकुमारी, अब तुम यहाँ से चली जाओगी। राजकुमारी रूपवंती बोली, नहीं पिताजी, मैं केवल कुछ समय के लिए विचित्र नील नगरी में अपने माता पिता से मिलने के लिए जाऊंगी। वे कई वर्षों से मुझे देखने के लिए तरस रहे हैं। उसके बाद मैं पृथ्वी लोक पर ही अपने पति अर्जुन के साथ रहूंगी। इतना बोलकर राजकुमारी रूपवंती सुनहरी किरणों से वहां से गायब हो गई और कुछ दिनों बाद वह पृथ्वी लोक पर वापस आ गई और अपने पति अर्जुन के साथ खुशी खुशी रहने लगी। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।